morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So students, in 5th class we will revise today chapter number 3rd. Okay, movement and breathing habits of animals. Okay, and in this chapter today we will revise our remaining questions of this chapter and exercise. Okay, so let's get start. And let's we start revise the remaining questions of this chapter. Okay, so question number 3rd is snakes do not have legs. जो snakes होते हैं, सांप जो होते हैं, उनके क्या नहीं होते, legs नहीं होते. then how do they move? तो वो कैसे मूव करते हैं, उनके legs नहीं होते. आंसर, snakes have scales. स्नेक की बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं और प्लेट्स बनी हुई होती है. ठीक है, ऑन द अंडर साइड ऑफ दियर बॉडी. और कहाँ पे होते हैं स्केल्स और प्लेट्स, उनकी जो बॉडी होती है उसके अंडर साइड. दीज प्लेट्स एक्ट लाइक फीट. जो ये प्लेट्स बनी होती है इनकी बॉडी पे, वो तो फीट की तरह एक्ट करती है. ओके, एंड जैसे हमारे फीट होते हैं वैसे. एंड रिब्स, जो रिब्स होती है इनकी, वो कैसे एक्ट करती है, एक्ट लाइक लेग्स. ओके, एंड अनेबल द स्नेक टू मूव. जैसे हम मूव करते हैं ऐसे ही इनकी वजह से जो स्केल्स और प्लेट्स होती हैं, स्नेक्स मूव कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th. हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ. जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं. आंसर, इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन दियर बॉडीज. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, छेद होते हैं. कार्ड स्पिरकल्स, उनको क्या कहते हैं, स्पैकल्स कहते हैं. विच हेल्प देम टू ब्रीथ. वो उनको किस में हेल्प करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में होल्स होते हैं और उन होल्स को क्या कहते हैं, स्पैकल्स कहते हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th. हाउ इज द ब्रीथिंग ऑफ अ टैडपोल डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीथिंग ऑफ अ फ्रॉग. जो टैडपोल की ब्रीथिंग होती है वो ब्रीथिंग किससे डिफरेंट होती है, फ्रॉग से. कैसे डिफरेंट होती है फ्रॉग से टैडपोल की ब्रीथिंग. आंसर, ए टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स. जो टैडपोल होता है, मेंढक का जो बच्चा होता है, उसकी बॉडी में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं. ठीक है, तो उनके थ्रू वो क्या करता है, ब्रीथ कर पाता है इन वाटर. जब वो कहाँ पे रहता है, पानी के अंदर रहता है. बट एन अडल्ट फ्रॉग, जो अडल्ट फ्रॉग होता है, ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स. वो क्या करता है, जब लैंड पे रहता है, ऑन लैंड, ज़मीन पे जब रहता है, तो वो अपने फेफड़ों के जो फेफड़े होते हैं, उसकी बॉडी में लंग्स होते हैं, उनके थ्रू ब्रीथ कर पाता है. एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर. और जब वो पानी में चला जाता है तो वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ कर पाता है. ओके स्टूडेंट्स, and today you will learn question number 3rd to 5th of this chapter. Okay, now students, we will revise question number 1st of exercise. Okay, first question is write true or false, correct the incorrect statement. करेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए आप ट्रू लिखोगे और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए आप फॉल्स राइट करोगे. तो क्वेश्चन नंबर 1st इज स्नेक्स हैव वीक मसल. जो स्नेक होते हैं उनकी जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, वो वीक होती है, कमज़ोर होती है. नो, दिस इज रॉन्ग. सो आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, द एक्वाटिक एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं. क्या आएगा, फॉल्स. जो एक्वाटिक एनिमल बोल रहा है, एक्वाटिक का मतलब क्या है, पानी में रहने वाले. जो पानी में रहते हैं वो एयर से ऑक्सीजन क्यों लेंगे, वो तो पानी से लेंगे. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, इंसेक्ट्स हैव स्मॉल होल्स ऑन दियर बॉडीज कॉल्ड ट्रेसिया. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में होल्स होते हैं, आपने अभी अभी क्वेश्चन में भी पढ़ा था, उन होल्स को ट्रेसिया कहते हैं. फॉल्स. ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगुइन्स एंड ओस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो पेंगुइन और ओस्ट्रिच हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड हैं, वो उड़ नहीं सकते। क्या आएगा? ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई। सभी इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सभी फ्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज फॉल्स, सभी नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, यू विल लर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 8.5. Now we do our exercise 8.6. In this exercise we have division. Previous class में हमने multiplication किया था fraction में, अभी हमारा है fraction में division. So first of all, find the मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है हमारा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल इफ नंबर टू नंबर आर रेसिप्रोकल और ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो एक खुद होते हैं, आपस में होते हैं, और क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या आता है? ऑलवेज 1। जैसे हमारे पास है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। और जब हमने इन दोनों को कट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो इस तरह 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। मतलब हम फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है। सो नाउ वी स्टार्ट एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/2, और हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2/1। अगर आप 1 को लिखते हैं तो भी राइट है, नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक है। इसी तरह हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी h है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3 के नीचे क्या है? 1। तो हम हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। इसी तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है जे में हमें क्या पहले इसको तो कन्वर्ट करना है। 3 5 जा 15, 15 में 4 प्लस क्या? 19, तो हमारा आ गया 19/5। अब हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो होगा 5/19। इस तरह हमें इसको चेंज कर देना। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद कर लेना, रिमेनिंग पार्ट्स। सो नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/6 मल्टीप्लाई। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा? तो बेटा हम 6 से करेंगे, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब देखिए बेटा ये सेकेंड क्वेश्चन है 17/23 डिवाइड बाई 17/23 इज इक्वल टू। बेटा हम नॉर्मल देखें तो हम डिवीजन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मल्टीप्लीकेशन की हेल्प लेते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पे फिलअप्स में आ गया 6, और बेटा हम जब इसको सोल्व करेंगे तो साइड में आप रफ में सोल्व करके देखेंगे 17/23 डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई। और इसका जब बेटा हम डिवीजन वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पीछे वाली जो लास्ट वाली डिजिट है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे डिवाइड साइन का उल्टा क्या होगा? मल्टीप्लाई, और पीछे वाली का 23/17। तो इस तरह हम जब करेंगे तो हमारा कट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड। तो बेटा देखिए डिवीजन के क्वेश्चन करने के लिए हमें कैसे मल्टीप्लीकेशन करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 बाय मतलब हमें डिवाइड करना है 3 से। अब हमें डिवाइड का साइन चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और पीछे वाली डिजिट 3 है तो 3 के नीचे क्या मानेंगे हम? 1। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/3। अब कोई भी नंबर देखो बेटा ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बन गया। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कराया था। अगर क्रॉस में कोई कट होता है तो हम कट कर देंगे, अदरवाइज हम ऊपर की डिजिट का ऊपर की डिजिट से मल्टीप्लाई और नीचे की डिजिट का नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/6, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/6। नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर जे, एंड अवर क्वेश्चन नंबर जे इज मिक्स फ्रैक्शन। 5 5 जा 25। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, 25 में 2 प्लस करेंगे 27/5 डिवाइड बाई 8। अब हमें इसको सोल्व करना है तो 27/5 डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 1/8। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपस में कट होता है, तो हम ऊपर के डिजिट का 27 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो हमारा आंसर आ गया 27/40। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हम सबसे पहले बाई को चेंज करेंगे डिवाइड के साइन में, और डिवाइड को फिर हम
जब सोल्व करेंगे तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग। हमारा क्वेश्चन है 12/49 डिवाइड बाई 3/7। तो बेटा देखिए हमें 12/7 तो एज इट इज 49 एज इट इज लिखा, डिवाइड का साइन किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, और जो पीछे वाले डिजिट है उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो 3 की टेबल में 12 आता है तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 7 का 1 से किया 7, तो आंसर आ गया 4/7। नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर के 3 and 3/8 डिवाइड बाई 2 and 1/4। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन हम उनको चेंज करेंगे, जो हमने चेंज किया तो 27। जब बेटा हम चेंज करेंगे तो हम डिवाइड का साइन एज इट इज ही रखेंगे, यहीं पर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगले स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ इनको कन्वर्ट करेंगे 9/4। अब हमें इसको सोल्व करना है तो 27/8 एज इट इज, डिवाइड का अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो हम पीछे वाले डिजिट का भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/9। अब देखिए बेटा ये आपस में कट हो रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा। अब 3 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 2 का 1 से किया 3/2। तो इस तरह से डिवाइड के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन समझ में आने जरूरी है। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो आप डिवाइड वाले क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आपने खुद करने हैं। सो नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th इज फाइंड हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर ए 1/4 मेक 4, कि कितने 1/4 होंगे जब हमारे 4 बन जाएंगे। बेटा इसके 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बता रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि 1/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, x से, तो हमारा 4 बन जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x एज इट इज 4 एज इट इज, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड, तब हम इसको डिवाइड में कर देंगे। तो बेटा 1/4, तो अब हमारा ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, तो हमें डिवाइड का क्वेश्चन सोल्व करना आता है। 4 एज इट इज, अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो बेटा हम 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 4 बन जाए 16 से, कैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसा भी मैं इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 की जगह हम वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे 16, तो हमें 16, तो देखिए बेटा हमें 4 मिल जाएगा। तो इस तरह हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। एक तो मेथड है बेटा ये, एक अदर मेथड ये है कि 1/4, ये सेकंड मेथड है हमारे पास कि 1/4 मेक 4, तो 1/4 बाय 4, 1/4 डिवाइड बाय 4। अब 1/4 को हम करेंगे मल्टीप्लाई कन्वर्ट 1/4, तो हमारा आ गया 1/16। ठीक है बेटा, अब 1/16 आ गया, तो अब कैसे करें 1/16 है, इसका हम रेसिप्रोकल भी कर देंगे यहाँ पे। अब इसको चेक करें कि हमारा 4 बनेगा कैसे, इससे हमारा आंसर 4 कैसे आएगा। तो 1/4 हम इसमें इसको किससे डिवाइड देंगे, 16 से, 1/16 से, तो 1/4 ये हम चेक करके दिखा रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई में किया 16, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो जो मेथड आपको इजी लगे डिवाइड से कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास 2 and 1/3। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 7/3 मेक 14। तो हमें करना है 7/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो हमारा आंसर बन जाएगा 14। तो हम करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 14 ये इधर से आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7, तो हम कट कर देंगे तो 6। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको दूसरे मेथड से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर सी, 2/15 मेक 2/3, कि हम 2/15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 2/3 आ जाएगा। तो हम करेंगे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 2/3, ये डिवाइड में आ जाएगा 2/15। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा x इज इक्वल टू 2/3, पीछे वाले डिजिट का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5।
Okay student, as it is, I think you understand our question number 5th. दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे. जो मेथड आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं और उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आया वो ठीक आया कि नहीं आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस एज इंडिकेट. जो हमें दिया हुआ है उसको हमें फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है. 25 मिनट एज फ्रैक्शन ऑफ 1 आवर. देखिए बेटा फर्स्ट हमारा दिया मिनट और ये दिया आवर. तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60. तो हमें 60 1 आवर का मिनट में कन्वर्ट करना है. तो 25 अपॉन 60. 65 सेंटीमीटर एज फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर. 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर. तो 100 और 65 125 मीटर एज फ्रैक्शन ऑफ ए किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000. तो 1000 हम नीचे लिख देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने 125. और अब है 35 पैसे एज फ्रैक्शन ऑफ ए रुपीज. रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100. तो हम 100 कर देंगे और फिर 35. ये तो हमने कर दिया जो हमारे पास इंडिकेट हमें दिया था कि हमें किस तरह से सोल्व करना है. अब बेटा अगर ये फ्रैक्शन में है, अगर कोई आपस में कट होता है तो आप उनको कट भी कर सकते हैं, नहीं भी करें तो आप एज इट इज भी लिख सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने इसको सोल्व किया दोनों कट हो रहे हैं. जैसे 5 से कट हो गया, 5 से कट किया तो 5 एंड 12. तो 5 अपॉन 12 हमारा आंसर आ गया. ऐसे ही आप इनको भी कट कर सकते हैं अगर कोई आपस में कट होते हैं. जैसे ये हमारा डी पार्ट हो रहा है 5 से 7 एंड 20. तो हमारा आंसर आ गया 7 अपॉन 20. ये भी हो रहा है हमारा कट 25 की टेबल से 25 5 जा 24 और फिर 5 से कट हो रहा है 8. तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 8. इसको भी आप कट कर सकते हैं 5 से 13 और यहां पर आ गया 20. तो 13 अपॉन 20. अगर आपके आंसर ये लिखते हैं तो आपका आंसर तब भी ठीक है, और अगर आप यहां पर एज इट इज लिखते हैं जैसा कि फ्रैक्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th. डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 18, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. जो मूलभूत अधिकार और कर्तव्य है हमारे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर रीडिंग. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. The Constitution of India is a document that establishes the political values, the power of government and the rights of the citizens of the country. भारत का जो संविधान है वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर राजनीतिक मूल्य जो है, राजनीतिक जो वैल्यूज हैं वो स्थापित होती हैं और देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के कर्तव्य और सरकार की शक्ति को यहाँ पर स्थापित किया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए डॉक्यूमेंट दैट एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल वैल्यू. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पॉलिटिकल वैल्यू को एस्टेब्लिश करता है, राजनीतिक मूल्य को स्थापित करता है. द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. और क्या करता है कि जो सरकार की पावर है, सरकार के जो शक्ति है और देश के नागरिकों के अधिकार को भी स्थापित करता है. It is the supreme law of India and is used by the Prime Minister, his cabinet of ministers and the court to govern the country. क्या होता है? It is supreme law of India. ये इंडिया का सर्वोच्च कानून है. It used by the Prime Minister. इसका यूज किसके द्वारा किया जाता है? PM के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है. हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, इसके जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा किया जाता है. एंड द कोर्ट्स ऑफ टू गवर्न द कंट्री, और जो अदालत है उसके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है देश में शासन चलाने के लिए. तो जो ये एक संविधान है ये पावर है किसकी? लोगों के अधिकारों की, सरकार की शक्ति को स्थापित करता है. एक संविधान एक दस्तावेज है. अब इसका यूज क्या है? सुप्रीम लॉ के लिए सर्वोच्च कानून है ये एक, और ये मंत्रियों, जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर देश में शासन चलाने के लिए अदालत द्वारा उपयोग
किया जाता है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इट डिफाइन आउटलाइंस फॉर द फॉलोइंग, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस है इसकी कुछ आउटलाइंस है, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, मूलभूत राजनीतिक सिद्धांत। फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, मूलभूत राजनीतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोसीडर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, संरचना की, प्रवृत्ति की शक्ति और सरकार है, सरकारी संस्थान जो हैं उनके कर्तव्यों को स्थापित करना। एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर, संरचना को एस्टेब्लिश करना, और उसके बाद प्रोसीडर, उस प्रक्रिया को लागू रखना। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सरकारी जो संस्थान है, उनके कर्तव्यों को भी स्थापित करना किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। नेक्स्ट है थर्ड है इट सेट्स आउट द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ये जो है ये सभी नागरिकों के, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके मूल अधिकारों का और सिद्धांत जो हैं उनका और कर्तव्यों का निरूपण करता है। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत जो अधिकार हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज, जो मूलभूत अधिकार हैं, सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो, और मूलभूत कर्तव्य जो हमारे हैं हर सिटीजन्स के, उनको निरूपण करता है, उनको बताता है। हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित रूप दिया, किसने उसको लिखा। द टास्क ऑफ फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फिल अप द टास्क ऑफ फ्रेमिंग, सॉरी बेटा फार्मिंग नहीं है, फ्रेमिंग, द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फिल अप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब सिद्धांत की जो संरचना का कार्य था वो किसके ऊपर आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। ऑल्दो modeled on the British Constitution, it is designed to set the needs of a developing nation with a much large population and minorities with it is। अब क्या हो गया कि जो ब्रिटिश सिद्धांत है उसके अनुसार यह एक विकासशील जो राष्ट्र है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अब अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसकी अधिक जनसंख्या के अनुकूल इसके अंदर योजनाएं बनाई जा रही थी। ऑल दो मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इट इज़ डिजाइन टू सेट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशन, ये जो विकासशील राष्ट्र है उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में डिजाइन किया गया कि सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो सके उसके अंदर। विद ए मच लार्ज पॉपुलेशंस एंड माइनॉरिटीज विद इट इज, किसके साथ कि यहाँ पर बहुत अधिक जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, उसके अनुसार इसके अंदर योजनाएं बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। यानी कि अधिक पॉपुलेशन को देखते हुए, विकासशील राष्ट्र को देखते हुए और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इसको मॉड्यूल्ड किया गया, इसको डिजाइन किया गया। All these was taken into account when framing the new constitution, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि पॉपुलेशन अधिक है, विकासशील राष्ट्र है, सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया। It was passed by the Constitution Assembly on 26 नवंबर 1949, इसको पास किया गया, मतलब जो संविधान है, न्यू संविधान जो बना था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके अंदर 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया, पास किया गया। एंड केम इनटू अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। तो बेटा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 26 नवंबर 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को पारित किया गया, पास किया गया।
लेकिन उसको इफेक्ट मतलब लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन ए फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विद ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आप ये जानते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है वो हैंड रिटन मतलब हस्तलेखन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था, इटैलिक स्टाइल में। इटैलिक जो इटली की जो शैली है उसके अंदर इसको लिखा गया था, इटैलिक शैली में। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है वो इंडिया के सभी नागरिकों के लिए, एवरी सिटीजन्स के लिए 6 मूलभूत अधिकार पेश करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन 6 मूलभूत जो हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर 2 times। थैंक यू बेटा। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you students. In previous class we have done our 5th chapter's second part of reading and its a part of its exercise, and now in this class we will start our grammar topic application. Application first है leave for sister marriage. सिस्टर की मैरिज के लिए क्या चाहिए? हमें लीव चाहिए. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days as you have to help at home in making arrangements for your sister marriage. आपको एप्लीकेशन राइट करनी है कितने दिन के लीव के लिए? 4 days के लीव के लिए, बिकॉज आपको अपने हेल्पर अरेंजमेंट्स में हेल्प करनी है अपनी फैमिली की होम पर सिस्टर की मैरिज के लिए. तो देन फर्स्ट 2 कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा आवर स्कूल नेम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा रेवाड़ी. डेट मेंशन कर देना. रिस्पेक्टेड सर मैम कॉमा I wish to inform you that my sister marriage falls on 10th January. उसकी सिस्टर की जर्नी कब की? उसकी सिस्टर की मैरिज कब की है? 10th जनवरी की. इन्फॉर्म किया उसने अपने प्रिंसिपल को. आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स के ओनली एक ही सन हूँ. सो आई हैव टू हेल्प दैम इन मेकिंग वेरियस अरेंजमेंट्स फॉर द मैरिज. सो मुझे उनकी हेल्प करनी है, काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स हैं मैरिज के उनमें. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days स्टार्टिंग फॉर टुमारो. सो इसलिए आप कृपया करके मुझे कितने दिन की? 4 days की लीव दें टुमारो से स्टार्ट करके. योवर्स ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य है. नेम एंड क्लास. एंड हमारी सेकंड एप्लीकेशन है फॉर चेंज ऑफ सेक्शन. सेक्शन को चेंज करने के लिए. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर चेंज ऑफ सेक्शन. सेक्शन को चेंज करने के लिए. 2 कॉमा द प्रिंसिपल स्कूल का नेम राइट कर देना. डेट रिस्पेक्टेड सर मैम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th B. डी सेक्शन का और मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ. माई कज़न सचिन एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास. और मेरा जो कज़न है वो भी सेम क्लास में स्टडी करता है. बट ही इज़ इन सेक्शन A. लेकिन वो किस सेक्शन में? A में है. इट वुड बी वेरी यूज़फुल इफ़ वी बोथ स्टडी इन द सेम सेक्शन. ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि यदि हम दोनों एक ही सेक्शन में स्टडी करें. वी कैन दस हेल्प ईच अदर्स इन आवर स्टडीज़.
हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं स्टडी करने में। सो वी वैन टू बी इन द सेम सेक्शन, तो इसलिए मैं सेम सेक्शन में जाना चाहता हूँ हम दोनों। काइंडली चेंज माई सेक्शन फ्रॉम वी बी टू वी ए, मीन्स मेरे सेक्शन बी को ए में चेंज करें। एंड रिवर्स ओबीडेंटली नेम एंड क्लास। एंड अपनी थर्ड एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गिव यू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा स्कूल का नेम, डेट, रेस्पेक्टेड सर मैम कॉमा। माई फादर हैज़ रिसेंटली बीन ट्रांसफ़र टू बेंगलुरु। मेरे फादर अचानक ही कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं? बेंगलोर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वी ऑल द मेम्बर्स ऑफ फैमिली आर गोइंग देयर। सारी फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ जा रहे हैं। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। इफ़ यू काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टुडे, कि यदि आप मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रदान करें आज के दिन। योवर्स एविडेंटली नेम एंड क्लास। एंड सो स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट है, टू एप्लीकेशन राइट करनी है आपको। फर्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days एज यू हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम। आपको अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन लिखनी है और 2 days की उसमें हॉलीडे चाहिए आपको। एंड बी है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू सिक। आप बीमार हैं तो आपको कितने दिन की लीव चाहिए? 3 days की लीव चाहिए। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this grammar topic of application, and just 3 application write in your notebook and learn also, and your homework is also write in your notebook and learn. Thank you and have a nice day. A very good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing multiple choice question and fill up. So student, do very carefully these exercise in fair notebook. Now we are doing MCQ question. MCQ type question, multiple choice question. First है the part of computer which you can touch and see. कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच एंड सी देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, क्या होगा? हार्डवेयर। सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल किसका है? हार्डवेयर का। नेक्स्ट है डैश इज़ द की लॉन्ग लाइफ ऑफ कंप्यूटर। कौन सा होता है कंप्यूटर की लॉन्ग लाइफ के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर फैंड। नेक्स्ट है डैश सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोग्राम टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो क्या होगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोग्रामर टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। बी एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स। हार्डवेयर, फिजिकल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर एंड प्राइमरी। फर्स्ट है हार्डवेयर रेफर टू द डैश पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट है डैश हैज़ वेरी हाई स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आएगा माइक्रो प्रोसेसर हैज़ वेरी हाई स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। थर्ड है द कंप्यूटर फैन इज़ द डैश सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी। द कंप्यूटर फैन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। नेक्स्ट है फोर्थ सॉफ्टवेयर मैनेज द हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे आएगा हार्डवेयर। HW स्टैंड फॉर हार्डवेयर। फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश यूनिट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। ए कंप्यूटर हैज़ डैश पार्ट्स ऑफ डिफरेंट जॉब। ए कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट जॉब। नेक्स्ट है सम पार्ट्स ऑफ डैश आर इनसाइड द CPU। HW हार्डवेयर।
सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड ऑफ द CPU। CPU के इनसाइड में होते हैं हार्डवेयर के सम पार्ट्स। नेक्स्ट है मदरबोर्ड इज़ द मेन डैश ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर इज़ फिक्स्ड। मदरबोर्ड कहाँ पे होता है? फिक्स सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? मेन बोर्ड। और कहाँ फिक्स होता है? ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर इज़ फिक्स्ड। नेक्स्ट है ए डैश इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग। कूलिंग के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है कंप्यूटर में? फैन। ऑल स्टूडेंट्स टुडे होमवर्क इज पेस्ट द पिक्चर ऑफ 3 हार्डवेयर पार्ट्स that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आप सभी को पता है आपका S7 का रिवीजन शुरू हो गया है और इस रिवीजन में मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं में पाठ 1 कविता का नाम क्या है? तिरंगा। ठीक है। हम सबकी है जो जान, भारत देश का है जो मान। यहाँ कवि तिरंगे झंडे के बारे में क्या कह रहा है कि तिरंगा हमारे देश की जान और शान है और ये हमारे देश की इज्जत है। अमर शहीदों का अरमान, और यह देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों का अरमान है। ध्वज तिरंगा देश की शान, और जो तिरंगा झंडा है वो हमारे देश की शान है। 3 रंग है जिसके न्यारे, भाव है जिनके प्यारे प्यारे। इस तिरंगे के अंदर जो 3 रंग है सभी अलग अलग और प्यारे प्यारे भाव अपने अंदर समेटे हुए हैं। केसरिया रंग त्याग सिखाए। तिरंगे में सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वो हमें त्याग का संदेश देता है। ठीक है, कुर्बानी की याद दिलाता है। और रंग केसरिया त्याग सिखाए, आज़ादी की याद दिलाए। जो केसरिया रंग है हमें आज़ादी के लिए कुर्बान होने की और त्याग की सीख देता है। सफ़ेद सा दूजा न कोई रंग, ख़त्म करे सब झगड़े रंग। जो तिरंगे के बीच में स्थित सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ का संदेश देता है? शांति का। ठीक है। शांति वाहक अमन प्रसंग, भारत की हर सोच का अंग। यह सभी देशवासियों को शांति से और चैन से रहने की सीख देता है। कौन सा रंग? सफ़ेद रंग। हरियाली सूचक हरा है रंग, खुशहाली के सदा है संग। सबसे नीचे जो हरा रंग है वह हरियाली का सूचक है और खुशहाली का संदेश वह हमें देता है। अशोक चक्र प्रगति दर्शाता, विशाल भारत की गाथा गाता। अशोक चक्र जो है तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है, वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है और विशाल भारत की गाथा सुनाता है, कहानी सुनाता है। इस धरती की है जो शान, वह है भारत देश महान। तिरंगा इसकी है पहचान, सदा रखो इसका मान। अंत में कवि क्या कहना चाहता है कि हमारा जो देश भारत है वह धरती की शान है और तिरंगा हमारे देश की क्या है? पहचान है। इसलिए हमें सदा अपने राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए? मान यानी सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता थी, मैंने आपको पढ़ाई, आपके समझ में आ गई होगी। अभी मैं कराऊंगी आपको इसके अभ्यास कार्य। हमारे लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। तिरंगे झंडे में कितने रंग हैं? 2, 3 या 4? तो सही उत्तर क्या है बच्चों? 3। आगे है, कवि ने भारत देश का मान किसे कहा है? स्वयं को, पाठक को या तिरंगे को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तिरंगे को। अगला है प्रश्न, हरा रंग किसका सूचक है? हरियाली का, शांति का या अमन का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरियाली का। धरती के 2 पर्यायवाची कौन कौन से हैं? धरा, अंबर, भू और धरा या धरा और पाताल? तो इसका सही उत्तर होगा भू और धरा। तो बच्चों, ये मैंने जो कविता आपको पढ़ाई है, आप सभी को अपनी बुक में से एक बार फिर से इसको पढ़ना है। ठीक है। और ये जो मैंने आपको प्रश्न कराया है इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।